स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास एंड डी थीटा। हाँ वो सब हो गया। तो ये आपका हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू सी मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो गया? हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। किसी एक नॉर्मल मटेरियल के लिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स रहती है, फिक्स होती है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आप समझते हैं क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जैसे वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने एक हौजिया बना ली जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और गहराई भी 1 मीटर, 1 क्यूबिक मीटर पानी भर दोगे आप उसके अंदर, तो कितना पानी भरा जाएगा? 1000 किलो पानी उसके अंदर भरा जाएगा। ये है डेंसिटी होने का मीनिंग। और ये वाटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर आपने पानी के अंदर कुछ भी मिला दिया तो उसकी डेंसिटी बदल जाएगी। अगर आपने पानी से भारी कोई चीज में घोल दी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। भारी पानी से हल्की चीज कोई घोल दी तो डेंसिटी उसकी घट जाएगी। लेकिन जब तक प्योर वाटर है, जब तक वो वाटर प्योर है, तब तक उसकी डेंसिटी रहेगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर पानी जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर हो, उसका मास कितना होगा? 1000 किलोग्राम होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। आप कुछ भी डाल दीजिए पानी के अंदर, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, आप 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। कंटेमिनेट हो गया वो, अब वो प्योर वाटर नहीं रहा। लेकिन जब तक प्योर है तब तक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो समझो उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी के साथ कुछ और मिला हुआ है। तो ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पानी की बताई थी 4186 जूल पर केजी, है ना। हालांकि पानी का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एनोमलस एक्सपेंशन में हमने समझा था बात। तो अगर आपका पास 1 डिग्री वाटर है और 1 डिग्री वाटर से 2 डिग्री तक टेम्परेचर आपको राइज करना है, तो कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है? 4186 जूल पर के 1 किलोग्राम पानी को, 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से 2 डिग्री करना है तो कितना हीट देनी पड़ेगी? 4186 जूल। अब 2 डिग्री से 3 डिग्री करना है तो कितनी देनी पड़ेगी? थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएगी। तो एक्चुअली वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच की है। यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस पर आपका है 1 किलो पानी, तो उसे 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए आपको 4186 जूल हीट खर्च करनी पड़ेगी। इसके ऊपर नीचे बदल जाएगा। लेकिन चलो ये तो वाटर का बिहेवियर है तो अलग है। लेकिन आयरन है, आयरन या कॉपर की शायद लिखवाई थी किसी क्वेश्चन में, एल्यूमिनियम की लिखवाई थी। कितनी कितनी 9 समथिंग, 980 समथिंग या 960 था शायद, कुछ ऐसा था एल्यूमिनियम का। देखना जरा क्या था, एल्यूमिनियम या आयरन या कोई चीज आया था ना क्वेश्चन में वो, या लेड आया था शायद। तो ले लेते हैं। कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी 385 जूल। 385 नहीं, इतनी कम तो नहीं हो सकती। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक कैपेसिटी 900 जूल पर केजी है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है आपके पास 1 किलो का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए आपको 900 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। चाहे वो आप 1 डिग्री से 2 डिग्री करें, 2 डिग्री से 3 डिग्री करें, 100 डिग्री से 101 डिग्री करें, ये फिक्स रहेगा। और जब तक एल्यूमिनियम प्योर है तब तक ये 900 जूल पर केजी रहेगा। अगर एल्यूमिनियम के साथ कोई चीज मिली हुई है तो फिर 900 जूल नहीं आएगा, या तो इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, है ना। तो
प्योर स्टेट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स रहती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिनको बदलना नहीं है, जब तक कि उसमें आप कंटेमिनेशन ना करें कोई। तो इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि फिक्स होती है। लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं है, हालांकि गैसेस की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कैसे नहीं है फिक्स, देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसी गैस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहां देखिए, आपने एक पिस्टन अरेंजमेंट लिया, ये पिस्टन, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है इसके ऊपर। अब आपने क्या काम किया, इसे कोई हीट भी नहीं दी, कोई हीट नहीं दी इसे, डी क्यू कितना है, 0। लेकिन आपने करा क्या, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसे पिस्टन को दबा दिया, यहां तक दबा दिया पिस्टन को। अब ये गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो इस टाइम के केस में क्या हुआ कि जो आपने वर्क किया इसके ऊपर, ये हीट में अपने आप कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, तो टेम्परेचर राइज हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डी थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। कोई तो टेम्परेचर में चेंज आया, जैसे कि वो केस था कब, जब आप साइकिल में हवा भरते हैं, पंप मारते हैं, तो हीट कितनी दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हीट तो। अब यहां देखिए इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अगर सी रख, डी क्यू रख दोगे आप 0, तो कुछ भी मास है, कुछ भी टेम्परेचर है, कितना आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 आएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट की इस टाइम कितनी हो गई, वो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0। अब यही गैस है, यही गैस है, लेकिन आपने क्या काम किया, ये गैस यहां थी, ठीक है, भरी हुई गैस थी, इसको आपने क्या दिया, हीट दी, और हीट से क्या हुआ, हीट देने से इसका टेम्परेचर राइज हो गया। तो इसका मतलब ये भी डी क्यू ग्रेटर देन 0 है, और डी थीटा भी आपका ग्रेटर देन 0 है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब आप सी लिखोगे, क्या, डी क्यू बाय डी थीटा इंटू एम, डी क्यू भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। सी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वही गैस है, सपोज ये आपने ऑक्सीजन के साथ में ये काम किया, तो पता चला ऑक्सीजन की यहाँ तो स्पेसिफिक कैपेसिटी आ रही थी 0, लेकिन अब आपने गैस को, ऑक्सीजन को हीट दी, हीट से आपने टेम्परेचर राइज करवाया, तो यहाँ डी क्यू डी थीटा दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब सी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, सी कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। अगली बार आपने क्या काम किया, देखो, अगली बार आपने काम ये किया, देखो जैसे कंप्रेशन में हीट जनरेट होती है, आपका वर्क कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ऐसे ही अगर आप इसको एक्सपेंड करा देंगे, आप अगर गैस को एक्सपेंड कराएंगे, जैसे कि कल आपको प्रेशर कुकर वाली बात बता रहा था कि प्रेशर कुकर खोल दो सीटी, एकदम से गैस एक्सपेंड होगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यहां आपने क्या काम किया, यहां आपने हीट दी, और साथ ही साथ आपने गैस को एक्सपेंड भी करा दिया, एक्सपेंड भी करा दिया। तो क्या रहा आपका, डी थीटा 0 रहा, मतलब इतना आपने एक्सपेंड करा दिया कि जितनी हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो टेम्परेचर न बढ़ने दिया आपने, बल्कि उसको, टेम्परेचर को मेंटेन रख दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस कर दिया आपने। समझ रहे हो बात को, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ने की टेंडेंसी आई, और एक्सपेंशन से क्या हुआ, एक्सपेंशन से क्या होगा, कूलिंग होगी, तो हीट टेम्परेचर डिक्रीज। आपने दोनों को बिल्कुल बढ़िया परफेक्टली एडजस्ट करा, कि जितना टेम्परेचर हीट से बढ़ा उतना ही टेम्परेचर आपने फॉल करा दिया, किससे, एक्सपेंशन से, तो चेंज इन टेम्परेचर 0। अब देखना जरा, C इज इक्वल टू डी क्यू, ये पॉजिटिव है, मास इंटू 0, तो मतलब C कितना हो गया, इंफिनिटी हो गई। अब तो C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो गई, इंफिनिटी हो गई। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में अपॉन में 0 आ गया ना,
चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, वही गैस है, लेकिन अब उसकी स्पेसिफिक की कैपेसिटी कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। एक और कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया हीट देकर, ये आपका पिस्टन है, ओके, ये गैस है, इसे आपने क्या दिया, इसे हीट दिया, हीट देने से क्या हुआ, टेम्परेचर राइज करने की, लेकिन आपने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया इसे, एक्सपेंड करने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस बार आपने इतना कर लिया कि आपका जो फाइनल टेम्परेचर है ये लेस देन इनिशियल टेम्परेचर हो गया, यानी कि डी थीटा कितना गया, अब डी थीटा लेस देन जीरो, निगेटिव आ गया। सपोज आपकी गैस 20 डिग्री सेल्सियस पर थी, आपने इसे हीट दिया, इतना हीट दिया कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पहुंचना था उसे, लेकिन आपने साथ में एक्सपेंशन भी कर दिया, लेकिन एक्सपेंशन इतना ज्यादा कर दिया कि वो 2 डिग्री का राइज भी कम पड़ गया और कुल मिलाकर ओवरऑल टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यानी कि 20 से भी नीचे चला गया टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर आपने 18 पहुंचा दिया, इनिशियल टेम्परेचर 20 था, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो हो गया है। लेकिन डी, क्योंकि हीट आप दे रहे हो, तो डी क्यू क्या है, डी क्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो है, डी क्यू तो पॉजिटिव है। अब आपका फिर फॉर्मूला ले लो, क्या, डी क्यू ये कैसी है, पॉजिटिव है, मास ये कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन डी थीटा आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव, कुल मिलाकर सी कितनी रहेगी, सी आपकी लेस देन जीरो, यानी कि क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक ही गैस है, उसी गैस की स्पेसिफिक हीट लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव में भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और कुछ समथिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, सर्टेन पॉजिटिव भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। निगेटिव में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहां तक निगेटिव, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिक्रीज करा दोगे यहाँ, उतना ही ज्यादा निगेटिव आंसर आपका आंसर आएगा। तो अब गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हमें कहीं यूज करनी है, स्टडी करनी है, तो उसके साथ साथ हमें नेसेसरीली मेंशन करना पड़ेगा कि किन कंडीशंस में है ये, कंडीशन कौन सी आपने मेंटेन करवा के रखी हुई है, करेक्ट। तो अब दो प्राइमरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे हम बार बार यूज करेंगे, दो कंडीशंस जिन्हें हम बार बार यूज करेंगे। पहली कंडीशन, पहली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम लिखेंगे सीपी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा, बाकी चाहे टेम्परेचर में इसमें उसमें कुछ भी चेंज हो रहा हो, प्रेशर को आपने सेम मेंटेन करके रखा, समझ रहे। प्रेशर को कैसे मेंटेन करके रखा जाएगा, प्रेशर कैसे, देखो ऐसा होता है, ये आपका सिलेंडर, ठीक है, इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन रखा है, पिस्टन के नीचे आपने गैस भर दी, यहाँ ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर आपने एक वेट रख दिया है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 2 किलो, 5 किलो, एक वेट इसके ऊपर पिस्टन पर रख दिया। अब आपने क्या काम किया, इस गैस को हीट देनी शुरू कर दी, पिस्टन आपका मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, आराम से मूव कर सकता है। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन ये बनेगी कि हीट देने पर गैस एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, और क्या हुआ, आपने एक्सपेंड होने दिया गैस को, गैस को आपने एक्सपेंड होने दिया, इसके ऊपर जो पहले आपने बाट रखा हुआ था, बाट, बाट समझते हो वर्ड हिंदी का, वेट जो इसके ऊपर आपने रखा हुआ था, वो यहां वही का वही रखा रहने दिया। यहां क्या हुआ, अगर पहले प्रेशर पी था तो अब भी प्रेशर यहां पी है, प्रेशर आपका सेम रहा,
प्रेशर आपका कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है। हालांकि क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर में इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी हीट आपने दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना टेम्परेचर बढ़ाया था हीट ने, उतना ही टेम्परेचर इस एक्सपेंशन ने घटा दिया, तो इन्फिनिटी हो जाएगी, डी थीटा जीरो हो जाएगा। या हो सकता है कि टेम्परेचर घटाया, जो घटा टेम्परेचर वॉल्यूम एक्सपेंशन से वो कम घटा, बढ़ा ज्यादा, तो पॉजिटिव में आ जाएगी। ऐसा भी संभव है कि हीट देने से जो टेम्परेचर बढ़ा उससे ज्यादा घट गया, किससे घट गया, एक्सपेंशन से, तो निगेटिव में आ जाएगी। लेकिन जो भी होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर चल रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस गैस को आपने हीट दी और इस गैस को आपने एक्सपेंड नहीं होने दिया। एक्सपेंड कैसे नहीं होने देंगे, एक्सपेंड आप ऐसे नहीं होने देंगे कि जैसे ही पिस्टन बाहर निकलने की, बाहर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी में आएगा, इसके ऊपर आप जो आपका वेट रखा हुआ है उस वेट को इंक्रीज कर देंगे। फोर्स इसके ऊपर आपने बढ़ा दी, वेट इंक्रीज कर दिया, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया। यहां वॉल्यूम वी है, यहां वॉल्यूम वी प्लस डी वी हो गया, बढ़ गया कुछ थोड़ा सा। यहां आपका वी था, वॉल्यूम वी, लेकिन वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ा, तो प्रेशर पी प्लस डी पी हो गया। अब लेकिन कुछ भी हुआ सही, चाहे टेम्परेचर बढ़ा है घटा है कुछ भी है, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है। यहां पर, यहां क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। तो अब जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी उसे हम बोलेंगे CV। यहां जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई थी उसे हम बोलेंगे CP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को आपने मेंटेन रखना है, जितना वेट आपने पिस्टन पर रखा था उतना ही वेट आपको रखे रखना है, इसे वेट को घटाना बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या रहेगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगली बार कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब पिस्टन को बाहर निकलने नहीं देना, इसके ऊपर लगातार आप वेट बढ़ाते चले जाएंगे ताकि पिस्टन अपनी जगह बना रहे, वॉल्यूम इंक्रीज ना हो। तो अब जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी ये क्या बने कही जाएगी, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो दो प्राइमरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आपकी हो गई। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन दोनों देखो, ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, तो इन दोनों का एक रेशियो हम यूज करेंगे कई बार, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा। भाई ये भी कांस्टेंट है अपने आप में, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, जो भी होगा वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा गामा। रेशियो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है गामा क्या है, इसे हम यही कहते हैं, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द सेम गैस। क्लियर है इतनी बात ये, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस मे बी जीरो, मे बी मे बी, चलो एक साथ ही लिख लो, मे बी जीरो और पॉजिटिव और निगेटिव और इवन इंफिनिटी, depending upon the conditions followed during the change. Therefore, two major specific heat capacities of gas are considered in thermodynamic process. अब लिखिए आप, Cp equals specific heat capacity of gas at constant pressure and Cv equals specific heat capacity of gas at constant volume. दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गैस की मेजर,
जिन्हें हम थर्मोडायनेमिक्स में बार बार यूज करेंगे। बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी यूज होती हैं, लेकिन फिलहाल हमारे यूज में ज्यादा आएंगी कौन? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बड़ा है? तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा हम आइडिया लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए ध्यान से, आपने हीट दिया, आपने हीट दी, और दोनों ही केस में सपोज आपका यहां जो टेम्परेचर राइज है ये डी थीटा है, दोनों ही केस में टेम्परेचर आपने सेम राइज कराया, एग्जैक्टली सेम राइज कराया आपने, करेक्ट? तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? C इज इक्वल टू डी क्यू बाय एम डी थीटा। अब डी थीटा दोनों केस में सेम है, वही गैस है, वही मास सेम है, ठीक है? तो डिनोमिनेटर तो दोनों के केस में आ गया सेम। अब जरा इस डी क्यू का हिसाब सोचें। डी क्यू क्या चीज है? डी क्यू वो हीट है जो आपने इस गैस को दी है, किस काम के लिए? इसका टेम्परेचर डी थीटा राइज करने के लिए। डी थीटा फाइनल टेम्परेचर नहीं है, डी थीटा है राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आपकी 20 डिग्री पर थी और अब आपकी टेम्परेचर 22 हो गया, तो ये डी थीटा कितना है? 2 है ये डी थीटा, है ना? इट इज नॉट द फाइनल टेम्परेचर, इट इज राइज इन टेम्परेचर। दोनों बार आपने सेम राइज किया टेम्परेचर का, सेम मास है, वॉल्यूम। अब अगर इस डी क्यू की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो तो सीपी और सीवी दोनों सेम आएंगी। अगर सेम आएंगी तो हम अलग अलग लिखेंगे क्यों इन्हें? इसका मतलब यहाँ कुछ कुछ चेंज है, यहाँ कुछ डिफरेंस है, इस डी क्यू में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए जरा ध्यान से। यहां आपने पहली बार में जब आपने हीट दी है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो गैस को आपने एक्सपेंड होने दिया, एक्सपेंड होने दिया, ठीक है? सपोज आपने हीट देनी थी 2 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, 2 डिग्री, लेकिन पता चला 1 डिग्री का फॉल आ गया। किसकी वजह से फॉल आ गया? एक्सपेंशन से आ गया फॉल। लेकिन आपको तो 2 डिग्री राइज करना है, तो टेम्परेचर सेम लाने के लिए फिर वापस आपको थोड़ी और हीट देनी पड़ेगी। बात समझ आई? इस केस में आपने टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं होने दिया, तो वॉल्यूम के एक्सपेंशन से जो फॉल होना था टेम्परेचर का, वो फॉल यहां नहीं हुआ। जितनी भी आपने हीट दी है वो सारी की सारी हीट टेम्परेचर राइज करने में यूज्ड अप हो गई। उतना ही टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां हीट को दो काम करने हैं। देखो, पहला काम क्या करना है? टेम्परेचर राइज करना है। लेकिन जब प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ध्यान से देखिए आप, ध्यान से आप सोचिए कि पहले पोजीशन पिस्टन की यहां थी, गैस ने इसके ऊपर फोर्स लगाई और मूवमेंट दे दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया? एक्स दे दिया, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क भी तो हो गया ना कुछ। फोर्स फोर्स तो लग रही है पिस्टन पर, और पिस्टन मूव भी कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द पिस्टन। किसने करा? इस गैस ने तो किया। किसके अगेंस्ट किया? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा था, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट बाहर बढ़ा दिया आपने। देखो, जब आप किसी एक बैलून को फुलाते हो अपने मुंह से, तो आप क्या करते हो? प्रेशर को, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वो बाहर को फूल सके, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सके। अभी तो बैलून इतना सा है, जब आपने फुला दिया तो इतना बड़ा हो गया, तो उसने जगह बनाई ना अपनी, एयर को हटाया। अंदर आपने एयर भरी, बाहर की एयर को उसने हटाया, वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ा। 2 4 5 7 गुब्बारे फुलाने के बाद में फिर आप थक जाओगे, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो अब इस केस में जब आपने वॉल्यूम को बढ़ने दिया है, प्रेशर को मेंटेन रखते हुए आपने वॉल्यूम को बढ़ने दिया, तो आपने जो हीट दी है उसको दो जगह काम करना पड़ेगा।
टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा और पिस्टन को बाहर धकेलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क भी करना पड़ेगा। या इसे आप दूसरे वे में समझ लें। दूसरे वे में आप कैसे समझ लें कि एक हीट तो यूज होनी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो ठंडी हो गई गैस, अब फिर टेम्परेचर वापस और उतना ही बढ़ाने के लिए फिर और आपको हीट चाहिए। तो वॉल्यूम जब आपने एक्सपेंड होने दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो आपको सेम टेम्परेचर राइज के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट खर्च करनी पड़ेगी। तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी इसमें बताओ? इसमें सीपी बड़ा होगा, सीवी बड़ा होगा। जब आपने वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दिया तो आपने आपकी सारी एंटायर हीट, सारी की सारी हीट केवल टेम्परेचर बढ़ाने में यूज अप हुई। लेकिन जब आपने वॉल्यूम को बढ़ने दिया है तो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी यूज अप हुई, प्लस इस पिस्टन को बाहर खिसकाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो भी हीट का ही कन्वर्जन है, हीट का मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में। तो यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ हीट सीपी के केस में, यानी सीपी जब आप फाइंड करोगे, सीपी फाइंड करोगे तो डी क्यू वन बाय एम डी थीटा, और जब आप सीवी फाइंड करोगे तो डी क्यू टू बाय एम डी थीटा। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ी किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ये ज्यादा हीट देनी पड़ी, ये कम देनी पड़ी, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो सीपी ग्रेटर देन सीवी। अब क्योंकि सीपी ग्रेटर देन सीवी है तो इसका मतलब जो इनका रेशियो आएगा सीपी बाय सीवी गामा, ये हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। किसी भी गैस के लिए सीपी की वैल्यू सीपी से हमेशा बड़ी होगी। जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, इसलिए गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और गामा किस बात पर डिपेंड करता है? गामा डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ और होगा इसकी गामा की वैल्यू, ऑक्सीजन के लिए कुछ और होगी, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगी, हीलियम के लिए कुछ और होगी। ठीक है, अभी हम डिफरेंट गैसेस के लिए इसे फाइंड भी करेंगे गामा की वैल्यू। लेकिन यहां ये बात क्लियर हुई कि सीपी और सीवी में कौन बड़ा है? सीपी। क्यों है बड़ा? ठीक है। और गामा जब सीपी बड़ा है तो सीपी बाय सीवी की रेशियो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। लिख लीजिए, हेयर सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी when the pressure of gas is kept constant, the volume, the gas expand and its volume increases. The gas expand and its volume increases. Therefore, heat is required for two purposes. It is required for two purposes: to increase the temperature, to increase the temperature of gas, and to work, and to do work, लिख दो, to do work against atmospheric pressure for the expansion of gas. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, when the volume is kept constant, when the volume is kept constant, ब्रैकेट में लिख लीजिए, by increasing pressure, the heat is required to increase the temperature of gas only. No heat is required for work done against atmospheric pressure. Therefore, to increase the temperature by same value, heat required at constant pressure is larger. Heat required at constant pressure is larger. Therefore, by equation, C equals dq by m d theta. C equals dq by m d theta. Cp is greater than Cv.
Cp is greater than Cv, and hence Cp by Cv equals gamma greater than 1.